सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक नए दिन फिर से आपका। जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड। आप पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ पूरे लेक्चर पर ध्यान दें। तो कल जो क्वेश्चन अपन ने पूछे थे उन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो। सबसे पहले कितना होता है बॉडी फ्लूइड और कहां कहां पर होता है, कितना होता है बॉडी फ्लूइड और कहां कहां पर होता है, इसको समझाने का प्रयास किया जाए आपको। ये वो पर्टिकुलर इंसान है जिसमें अपन को बॉडी फ्लूइड की कैलकुलेशन करनी। ये वो पर्टिकुलर इंसान है जिसमें अपन को बॉडी फ्लूइड की कैलकुलेशन करनी है। देखो ये पर्टिकुलर इंसान हो गया, इस भैया का वजन 70 किलो मान लो आप। ये पर्टिकुलर इंसान हो गया, इस पर्टिकुलर भैया का वजन मान लो आप 70 किलो। इस 70 किलो वाले इंसान के अंदर पूरे शरीर को अपन टुकड़े में बांटे तो मान सकते हैं सिस्टम बाहर आएंगे। सिस्टम को टुकड़े में बांटे ऑर्गन बाहर आएंगे। ऑर्गन को बांटे तो टिश्यू बाहर आएगा। टिश्यू को बांटे तो सेल बाहर आएंगे। इसका पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ। पूरा का पूरा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ। सेल के अलावा ब्लड वेसल भी हैं जो ब्लड की सप्लाई करती हैं। ये ब्लड वेसल बना दी, ये अपन ने सेल बना दी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी में जॉइंट भी हैं, ये जॉइंट का डायग्राम भी बना दिया। आई भी है, ये आई का डायग्राम बना दिया। साथ में ब्रेन भी है। तो ये 70 किलो वाला पर्सन है। इस भैया के शरीर में कितना पानी होता है या कितना पानी है या फ्लूइड है और वो कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी कैलकुलेशन अपन को करनी। तो देखें, इसको सिंपल वे में समझाऊं। यदि इस भैया को अपन निचोड़ें, बोले तो कपड़े की तरह निचोड़ें, तो इस 70 किलो में से कम 40 लीटर पानी अपन को मिलेगा। यानी इसके पूरे शरीर में सॉलिड और लिक्विड का कंपोजिशन अपन देखें तो केवल 30 किलो इसमें सॉलिड है, बाकी 40 किलो इसमें लिक्विड है। 40 किलो लिक्विड होने का मतलब क्या है? वाटर है। अब जो वाटर है वो लगभग कितना परसेंट हो गया? तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपको दिया जा रहा है कि नॉर्मल इंसान में उसके बॉडी वेट का 60 से 65% बॉडी फ्लूइड होता है। एक नॉर्मल इंसान में उसके बॉडी वेट का 60 से 65% बॉडी फ्लूइड होता है। अगर क्वेश्चन आए 55, 60, 65, 70 तो आपको आंसर 65% देना। अगर क्वेश्चन आए 50, 60, 70, 80 तो आंसर आपको 60% देना है। तो एक अडल्ट इंसान में उसके बॉडी वेट का कितना फ्लूइड होता है? आंसर है 60 से 65%। यहां अपन नियोनेट की बात करें तो नियोनेट के अंदर बॉडी वेट का 70% बॉडी फ्लूइड होता है। यानी एक बच्चा यदि अपन बात करें 3 किलो का है तो उसमें लगभग 2 से 2.25 लीटर तक पानी होगा। उसके शरीर में 2 से 2.25 लीटर तक पानी होगा। एक अडल्ट इंसान यदि 100 किलो का है तो उसके शरीर में 60 लीटर पानी होगा। 100 किलो वाले इंसान में 60 लीटर पानी होगा। तो एग्जाम में पूछे गए 2 क्वेश्चनों का आंसर बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन के अंदर पानी की मात्रा बता दो तो बॉडी के वेट का 60 से 65% पानी होता है। नियोनेट के शरीर में पानी की मात्रा बता दो तो आंसर है उसके वेट का 70% होता है। तो यहां 70% जो आंसर देना है वो तो नियोनेट का देना है। 70% जो आंसर देना है वो तो नियोनेट का देना है और अडल्ट का आंसर देना है आपको 60%। ये वो इंसान हो गया जिसका वजन अपन बता रहे हैं 70 किलो। 70 किलो वाले पर्सन के शरीर में कितना वाटर होगा? 70 किलो वाले पर्सन के शरीर में वाटर निकालना है तो 70 किलो का 60% निकालो। 70 किलो का 60% निकालेंगे तो 100 का भाग देंगे अपन।
और 100 का भाग देने पर आंसर आएगा 42 लीटर। बट अपन को कैलकुलेशन करनी है, इजी हो जाएगी, इसको राउंड फिगर में मान लें आप 40 लीटर। यानी आंसर आपके सामने निकल कर आया कि एक 70 किलो वाले इंसान के शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है, 40 लीटर होती है। सोचो, लगभग बॉडी में 2/3 पानी है। वैसे तो पूरे संसार में 2/3 पानी है, बट इंसान के शरीर में भी 2/3 पानी होता है। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि पानी या फ्लूइड का कितना महत्व होता है। देखो, इंसान को जीने के लिए सबसे पहले चीज चाहिए वायु। वायु बोले तो ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट भी जीवित रहना पॉसिबल नहीं है, जो आपको सेल में बता दिया। हर सेकंड सेल को जीवित रहने के लिए मेटाबॉलिज्म करना होगा, जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी जीवन के लिए है ऑक्सीजन, और नंबर 2 जो जरूरी है वो है बॉडी में वाटर। बिना पानी के भी इंसान का जीवन संभव नहीं है। आप गौर करो, इमरजेंसी में ड्यूटी है, इंसान इमरजेंसी कंडीशन में अस्पताल में आया है, हमेशा प्रायोरिटी पर पहली केयर ऑक्सीजन, प्रायोरिटी पर पहली केयर ऑक्सीजन और दूसरी केयर आईवी फ्लूइड। बताओ, हर इंसान को इमरजेंसी में आते ही आईवी फ्लूइड लगाते हैं, चाहे वो सेप्टिसीमिया का हो, सेप्टिक शॉक का हो, हाइपोवोलेमिक शॉक का हो, एक्सीडेंट का हो, बर्न का हो, कोई भी केस हो, आईवी फ्लूइड बहुत मैंडेटरी होता है। तो शरीर में 70 किलो वाले इंसान के शरीर में 40 लीटर पानी है। अब अपन को देखना है ये पानी कहां कहां पर है, ये बॉडी फ्लूइड कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, उसका क्या क्या नाम होता है। देखें, समझें आप इसको। ये इसका पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। देखें, ये सेल हो गई, इसका पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है। डायग्राम में जगह जगह सेल बना दी। अब देखो, एक तो वाटर ऐसा है जो सेल के अंदर होगा, एक तो वाटर ऐसा है जो सेल के अंदर होगा। देखें, सेल के अंदर जो वाटर होगा उसको आप नाम देना चाहेंगे ICF। डायग्राम में शो कर रहे हैं अपन, ये सेल है, सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। ये सेल है, सेल के अंदर पानी भरा हुआ है। सेल के अंदर भरे हुए पानी को बोलेंगे अपन ICF। ध्यान हो तो आपको साइटोप्लाज्म में बताया भी था कि साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होता है। सेल के अंदर पाई जाने वाले साइटोप्लाज्म में 70% वाटर होता है और 30% सॉलिड होता है। सॉलिड में होते हैं ऑर्गेनेल्स, सॉलिड में होते हैं ऑर्गेनेल। तो ये डायग्राम में जो सेल के अंदर अपन ने दिखाया है, इसको क्या नाम देंगे? सेल के अंदर भरा हुआ पानी, और सेल के अंदर भरे हुए पानी को नाम देना चाहेंगे आप ICF। सेल के अंदर भरे हुए पानी को नाम देना चाहेंगे आप ICF। ICF बोले तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF बोले तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जैसे अब इसमें से आगे बढ़ें और आगे मैं आपको समझाऊं, उससे पहले क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन इस तरीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ECF। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ ECF। ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन CSF, दूसरा ऑप्शन इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन इंट्राओकुलर फ्लूइड, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम, और पांचवा ऑप्शन नन ऑफ देम। निम्न में से कौन सा ICF नहीं है? और ये ऑप्शन आपके सामने है। अभी इस क्वेश्चन को भी डील करेंगे जो मैंने पूछा है। देखिए, सेल के अंदर भरा हुआ पानी हो गया। इस भैया की सेल में जो पानी है वो डायग्राम में शो कर दिया। इसके अलावा और भी इसके शरीर में वाटर है। देखो कहां कहां वाटर है। ये तो पानी दर्शा दिया सेल के अंदर, सेल के बीच में भी तो है। सेल के अंदर अपन ने पानी दर्शा दिया, सेल के बीच में भी तो है। ये सेल के बीच में वाटर है, ये सेल के बीच में वाटर भरा हुआ है। अब आप खुद बताओ, ये सेल के बीच में जो भरा हुआ वाटर है, अंदर नहीं है, सेल के बीच में, सेल के बीच में जो भरा हुआ वाटर है, इसको क्या नाम दोगे आप? ICF या ECF? समझ रहे हैं आप? आंसर है ECF, क्योंकि ये जो पानी भरा हुआ है ये सेल के अंदर नहीं है बल्कि सेल के बाहर है। और सेल के बाहर पाए जाने वाले वाटर को या पानी को आप नाम दोगे ECF।
अच्छा, ये सेल के बीच में भरा हुआ है, ये वाला पानी सेल के बीच में भरा हुआ है, और सेल के बीच में भरे हुए पानी को नाम देते हो आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल के बीच में भरे हुए पानी को नाम देते हो आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब आप गौर करो, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये सेल के अंदर हुआ या सेल के बाहर हुआ? तो सीधा सा मतलब है सेल के बाहर हुआ। सेल, दो सेल के बीच में है तो सेल के बाहर हुआ। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ECF और ICF। आंसर इज ECF। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ICF होता है या ECF होता है? आंसर है ECF होता है। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया। अच्छा, और भी है इसके शरीर में वाटर। देखो और कहां है, ये ब्लड वेसल का डायग्राम बनाया है। ब्लड वेसल में ब्लड बहता है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बहता है। बताओ, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड बह रहा है। ये ब्लड वेसल है, ये पाइप है, इस पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है। बताओ, ये जो ब्लड इसके अंतर्गत बह रहा है, या लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ बह रहा है, या आर्टरी और वेन में जो ब्लड बह रहा है, उसको आप ICF बोलोगे या ECF? ब्लड वेसल के अंदर है बट सेल के अंदर नहीं है। ब्लड वेसल के अंदर है बट सेल के अंदर नहीं है। इट मींस इट इज द एग्जांपल ऑफ ECF। सेल के तो बाहर हुआ, भले से ब्लड वेसल के अंदर हो बट सेल के बाहर होगा, इसको भी अपन ECF बोलेंगे। और ये जो ECF है इसको नाम देंगे ब्लड वेसल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। ब्लड वेसल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, इसको अपन नाम देंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इस पर्टिकुलर फ्लूइड को अपन नाम देंगे इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। बोले तो इनसाइड द ब्लड वेसल, यह पाया जाता है इनसाइड द ब्लड वेसल। बट यह फ्लूइड किसका एग्जाम्पल है, ECF का या ICF का? शायद आंसर क्लियर है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ECF। ब्लड वेसल के अंदर है, सेल के बाहर है, और सेल के बाहर पाए जाने वाले सारे फ्लूइड को अपन नाम देंगे ECF। आगे बढ़े, इसके शरीर में और भी फ्लूइड है। देखो, जॉइंट में भरा हुआ है। सोचो आप, जॉइंट में भरा हुआ है तो जॉइंट के अंदर भरा हुआ है, बट सेल के अंदर थोड़ी है। जॉइंट में कैविटी है, उसके अंदर ये फ्लूइड है, और जॉइंट में कैविटी के अंदर पाए जाने वाले इस फ्लूइड को नाम देते हो आप साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट में पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या नाम दोगे आप? साइनोवियल फ्लूइड। सेल के अंदर हुआ या बाहर हुआ? बाहर हुआ, सेल के बाहर हुआ। इसके अलावा इसकी आंखों में भी फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको नाम देते हो इंट्राओकुलर फ्लूइड। कैविटी में भरा हुआ है। ब्रेन के अंदर भी फ्लूइड सर्कुलेट होता है, स्पाइनल कोड में भी बहता है। जो लिम्फ नहीं होता इस वजह से पाया जाता है, उसको नाम देते हैं CSF। कैविटी में बहता है CSF, सेल के अंदर नहीं होता। कैविटी में सर्कुलेट होने वाले फ्लूइड को अपन CSF बोलते हैं। तो यहां आप बोलना चाहोगे आंखों के अंदर भरा हुआ फ्लूइड जिसका नाम है इंट्राओकुलर फ्लूइड। आंखों में भरा हुआ फ्लूइड जिसका नाम है इंट्राओकुलर फ्लूइड। ब्रेन में और स्पाइनल कोड के अंदर सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड जिसका नाम है CSF। बताओ, साइनोवियल फ्लूइड हो, इंट्राओकुलर फ्लूइड हो, CSF हो, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ICF और ECF। आंसर है ECF। सारे के सारे फ्लूइड आपको बता दिए, ये सारे के सारे फ्लूइड सेल के बाहर है। तो देखो, सेल के अंदर तो एक ही तरह का फ्लूइड पाया जाएगा जिसका नाम होगा ICF। द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज ICF। The fluid which are present outside the cell, the fluid which are present outside the cell is known as ECF। ECF बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ECF बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। कौन कौन से फ्लूइड आते हैं ECF के अंदर? तो आंसर है सेल के बीच बीच में पाया जाने वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड वेसल के अंदर बहने वाला इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जॉइंट में भरा हुआ साइनोवियल फ्लूइड,
आंखों में भरा हुआ इंट्राओकुलर फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कोड में बहने वाला CSF, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ECF। यानी मीनिंग ये है, अपने शरीर में जितने भी फ्लूइड के नाम हैं, जैसे आपसे मैं पूछूं सलाइवा इज ए, ECF और ICF। ओरल कैविटी का सलाइवा है, ECF है या ICF है? कैविटी में इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ECF। गैस्ट्रिक जूस इज ए, स्टोमक के अंदर है बट सेल के बाहर है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ ECF। पेनक्रिएटिक जूस क्या होगा? ECF होगा। साइनोवियल फ्लूइड ECF होगा। आंखों में पाया जाने वाला ECF होगा। ब्रेन और स्पाइनल कोड में ECF होगा। तो जितने भी फ्लूइड है शरीर में, जितने भी फ्लूइड हैं, लिम्फ है, ब्लड है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ECF। आपको यह मानना है फ्लूइड शरीर में किसी भी नाम से आ जाए सारे ECF हैं, क्योंकि ICF के बारे में जब पूछेगा एग्जामिनर तो उसके पास कोई रास्ता है ही नहीं। उसके पास एक ही रास्ता है, सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलोगे? सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलोगे? आंसर है ICF। एक ही तरीका है, बाकी जितने भी फ्लूइड हैं शरीर में जो पाए जाएंगे उन सबको क्या बोलोगे? आंसर इज ECF। तो देखें ECF में कौन कौन से फ्लूइड आ गए, जाने आप। सेल के बीच में पाया जाने वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड वेसल के अंदर बहने वाला इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और उसके अलावा जितने भी फ्लूइड हैं उनको अपन बोलेंगे अदर फ्लूइड। जितने भी फ्लूइड हैं उनको अपन बोलेंगे अदर फ्लूइड। तो 3 तरह के फ्लूइड आ गए। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ ECF? Which of the following is not the example of ECF? निम्न में से कौन सा ECF का एग्जाम्पल नहीं? ऑप्शन दिया था मैंने, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्राओकुलर फ्लूइड, CSF, ऑल ऑफ देम, नन ऑफ देम। क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन सा ECF नहीं है? ये तो सारे ही ECF है। कौन सा ECF नहीं है? सारे ही ECF हैं। यदि क्वेश्चन पूछता निम्न में से कौन सा ECF है, सोचो आप ऑप्शन क्या क्या होते? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, हां भैया ECF है। इंट्राओकुलर फ्लूइड, हां भैया ECF है। CSF, हां भैया ECF है। सारे ECF है। निम्न में से कौन सा ECF है? आंसर इज ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन ने क्या पूछा? कौन सा ECF नहीं है? अरे सारे ही ECF हैं, सारे ही ECF हैं। आंसर इज नन ऑफ देम। क्या आंसर देंगे आप? नन ऑफ देम। तो ECF को जितने भी फ्लूइड शरीर में आए, कोई सा फ्लूइड का नाम ले लो आप। मैं आपसे कहूं बाइल कौन सा फ्लूइड है? ECF है। सकस एंटेरिकस कौन सा फ्लूइड है? ECF है। लिम्फेटिक वेसल में पाया जाने वाला लिम्फ कौन सा फ्लूइड है? ECF है। तो ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ECF। ICF का कोई एग्जाम्पल नहीं है। सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाएगा? ICF कहलाएगा। तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ICF एंड ECF। क्या पढ़ा अभी तक उसको समराइज करूं। एक इंसान के शरीर में कितना पानी होता है? तो एक इंसान के शरीर में उसके बॉडी के वजन का 60 से 65% पानी होता है। 55, 60, 65, 70 आए तो आंसर 65। 50, 60, 70, 80 आए तो आंसर 60%। एक अडल्ट इंसान के शरीर में उसके वजन का 60% पानी होता है। 100 किलो का इंसान है तो 60 लीटर पानी होगा। 70 किलो का इंसान है तो 40 लीटर पानी होगा। एक नियोनेट में भी क्या 60% होता है? नहीं, ज्यादा होता है। नियोनेट में 60% नहीं होता, ज्यादा होता है। कितना परसेंट होगा? 70%। नियोनेट में बॉडी फ्लूइड की मात्रा कितनी होगी? आंसर है 70%। आगे मैंने पढ़ाया कि इस इंसान के शरीर में पाए जाने वाले फ्लूइड को 2 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक कंपार्टमेंट है सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड जिसका नाम है ICF, बोले तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और दूसरा कंपार्टमेंट है ECF, बोले तो सेल के बाहर पाया जाने वाला फ्लूइड जिसका नाम होगा ECF। ECF का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है। ECF का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है?
सेल के बीच में पाया जाने वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ब्लड वेसल के अंदर पाया जाने वाला इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ब्लड वेसल में तीन तरह की ब्लड वेसल आ गई, आर्टरी में पाया जाने वाला, वेन में पाया जाने वाला और लिम्फेटिक वेसल में पाया जाने वाला फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल के अंदर, और उसके अलावा अदर फ्लूइड। अदर फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आ गए? जॉइंट के अंदर साइनोवियल, आंखों की कैविटी के अंदर इंट्राओकुलर फ्लूइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाने वाला सीएसएफ। तो ये अदर फ्लूइड में आ गए। दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, मीनिंग ऑफ ईसीएफ और आईसीएफ। अब ये कितना कितना परसेंट होता है इसको अपन डील करने वाले। ये वाला फ्लूइड अपने शरीर में कितना कितना परसेंट होता है, कौन कौन सा फ्लूइड, इसको अपन डील करने वाले हैं। तो क्या पढ़ा है अभी तक अपन ने कि एक इंसान के शरीर में कितना फ्लूइड होता है? एक इंसान के शरीर में कितना फ्लूइड होता है? तो बॉडी वेट का 60% फ्लूइड होता है। तो यहां मेन हेडिंग है अपनी बॉडी फ्लूइड, मेन हेडिंग है अपनी बॉडी फ्लूइड। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। अब देखें बॉडी फ्लूइड कितना होगा? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इंसान के वेट का 60% होता है। एक 70 केजी वाले पर्सन में कितना फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड होगा? एक 70 किलो वाले इंसान में कितना बॉडी फ्लूइड होगा? 70 गुणा 60/100, आंसर है 42 लीटर। सिंपल कैलकुलेशन के लिए अपन बोलेंगे 40 लीटर। 70 किलो वाले इंसान के शरीर में बॉडी फ्लूइड की मात्रा 40 लीटर। यह 40 लीटर कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होता है? यह 40 लीटर सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड का नाम बता दो। नाम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इसको अपन नाम देंगे आईसीएफ। इसको अपन नाम देंगे आईसीएफ। अच्छा, ये जो 40 लीटर है इसका कितना परसेंट आईसीएफ होता? देखो, पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ और सेल में 70% पानी है। पूरा शरीर सेल से मिलकर बना हुआ और सेल के अंदर 70% पानी है। तो ये जो टोटल बॉडी फ्लूइड है, इस टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% आईसीएफ होता है। इस टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% तो होता है आईसीएफ। बचा कितना? 30%। जो 30% होगा वो सेल के बाहर होगा और सेल के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड को नाम देंगे अपन ईसीएफ। तो ईसीएफ की टोटल मात्रा कितनी होगी? 30% होगी। ईसीएफ की टोटल मात्रा कितनी होगी? 30% होगी। अब ये जो 30% ईसीएफ है यह भी 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यह भी 3 कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेल के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड, सेल के बीच में पाया जाने वाला फ्लूइड, यह है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द फ्लूइड विच आर फाउंड इन बिटवीन द सेल। The fluid which are found in between the cell is known as interstitial fluid. ब्लड वेसल में भरा हुआ, आर्टरी में, वेन में और लिम्फेटिक वेसल में भरा हुआ पर्टिकुलर फ्लूइड कहलाता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इस पर्टिकुलर फ्लूइड को नाम देते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। और अपन आगे बढ़े, जो बचे हुए फ्लूइड हैं उनको अपन बोलते हैं अदर फ्लूइड। जो बचे हुए फ्लूइड हैं उनको अपन बोलते हैं अदर फ्लूइड। अब देखें, ये जो बचे हुए फ्लूइड हैं इनका रेशो कितना कितना परसेंट होता है? इनका रेशो कितना कितना परसेंट होता है? तो यहां पर ये 30% को बांटा है। इस 30% में से 22% तो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
30 में से 22% तो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, 6% होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, 6% होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और अदर फ्लूइड होता है केवल और केवल 2%। अदर फ्लूइड होता है केवल और केवल 2%। तो 22, 6 और 2 टोटल हो गए 30, और ये 30 का 30% क्या कहलाता है? ECF। 70 किलो वाले इंसान की बात कर रहे हैं अपन। 70 किलो वाले इंसान में ये फ्लूइड क्या क्या अमाउंट में हो गए, इनको लीटर में निकालना है। तो आप 2 मिनट के लिए कैलकुलेशन करें। अब 2 मिनट रुकेंगे तो नहीं, बोले तो आप इसको पॉज कर दें और इन सारे फ्लूइड की कैलकुलेशन करके मुझे बताएं। सारे फ्लूइड की कैलकुलेशन करके बतानी है। 1 मिनट पॉज करके कैलकुलेट करें। 70 किलो वाले इंसान में ICF कितना होगा, ECF कितना होगा, इंटरस्टिशियल कितना होगा, और इंट्रावेस्कुलर कितना होगा, और अदर फ्लूइड कितने होंगे। पॉज करके कैलकुलेशन करें। चलें फिर से वापस आ गए आप, पॉज को शायद ओपन कर दिया आपने। अब अपन कैलकुलेशन कराते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है या गलत निकाला है। देखो 70 किलो वाला इंसान है, शरीर में पानी है 40 लीटर, ICF कितना है? 70%। देखो 70% ICF का मतलब क्या हुआ? 40 लीटर का 70%, 40 इंटू 70/100, आंसर आएगा 28 लीटर। एक 70 किलो वाले इंसान में ICF की मात्रा बता दो, आंसर है 28 लीटर। अच्छा ECF कितना होगा? तो ECF की कैलकुलेशन भी 40 गुणा 30/100, 40 लीटर टोटल फ्लूइड है, 40 गुणा 30/100, और आंसर आया 12 लीटर। ECF कितना होगा? आंसर है 12 लीटर। देखो कैलकुलेट कर रहे हैं अपन बड़े सिंपल वर्डों में। इंसान का वजन है 70 किलो, उसके शरीर में पानी की मात्रा बता दो, आंसर है 40 लीटर होगा जी। अच्छा ICF कितना होगा इंसान के शरीर में? 28 लीटर होगा जी। ECF कितना होगा इंसान के शरीर में? 12 लीटर होगा जी। इंटरस्टिशियल कितना होगा इंसान के शरीर? अब देखिए इंटरस्टिशियल को आप निकालें, 22% है। इंटरस्टिशियल को आप निकालें, 22% है। तो बहुत सारे साथियों ने शायद हो सकता है गड़बड़ की हो, क्योंकि इनका टोटल मैच नहीं कर रहा होगा। ये जो तीनों फ्लूइड में से जो कैलकुलेशन आएगी, इनका टोटल 12 लीटर आना चाहिए। इन तीनों का टोटल 12 लीटर आना चाहिए। तो बहुतों का आ भी रहा होगा और कुछ एक का नहीं भी आ रहा होगा। तो गड़बड़ी कहां पर हो गई उसको समझे आप। 70 किलो वाले में 40 लीटर, 40 में से 28 लीटर ICF, ये सभी का क्लियर है। मेरे हिसाब से किसी को कोई समस्या नहीं। ICF 70% होगा, बोले तो 28 लीटर होगा। अब ये जो 30% के टुकड़े अपन ने किए हैं, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ और इसको अपन मिटा देते हैं। इस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इंसान के शरीर में 2 तरह के फ्लूइड होते हैं। 70% तो ICF होता है, 70% तो ICF होता है, 22% इंटरस्टिशियल होता है, 6% इंट्रावेस्कुलर होता है, और अदर फ्लूइड केवल 2% होता है। तो 40 लीटर का 70% तो एक साइड में निकाल लिया। अब ये कितना परसेंट है? तभी तो 100 हो रहा है। 70%, 22%, 6% और 2%, तभी तो 100% हो रहा है। अब ये 22% है। 22% किसका है? ये 40 लीटर का। 22% किसका है? ये 40 लीटर का। तो कैलकुलेट करें, बताओ। 40 गुणा 22/100, 40 गुणा 22/100, आंसर है 8.8 लीटर। बहुत सारे साथियों ने कैलकुलेशन इसकी 12 लीटर से की होगी, और 12 लीटर से करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ये 40 लीटर से होगी। 40 गुणा 22/100, आंसर है 8.8 लीटर। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कितना आया अपने पास? 8.8 लीटर आया। अच्छा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना होगा? 6% होगा जी।
इंट्रावेस्कुलर 6% होगा तो किसका 6% होगा? 40 लीटर का। 40 गुणा 6/100, आंसर है 2.4 लीटर। 2.4 लीटर। ब्लड वेसल में कितना फ्लूइड भरा हुआ है अपनी में? आंसर है 2.4 लीटर। कितना फ्लूइड भरा हुआ है? आंसर है 2.4 लीटर। आगे बढ़े, 2%, 40 का 2% निकालेंगे तो आंसर है 0.8 लीटर। 40 का 2% निकालेंगे तो 40 इंटू 2/100, आंसर आएगा 0.8 लीटर। अब इन तीनों को जोड़ो, तीनों को जोड़ो आप देखो, इंटरस्टिशियल आ गया 8.8 लीटर, इंट्रावेस्कुलर आ गया 2.4 लीटर, अदर फ्लूइड के अंदर, अच्छा अदर फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड हैं? साइनोवियल फ्लूइड, इंट्राओकुलर फ्लूइड, CSF, ये सारे के सारे अदर फ्लूइड में हैं, वो आया 0.8 लीटर। इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर है 12 लीटर। इन सभी को जोड़ेंगे आप तो आंसर है 12 लीटर। अच्छा, ये 12 का 12 लीटर कहां है? सेल के बाहर। 12 का 12 लीटर कहां है? सेल के बाहर। और सेल के बाहर पाए जाने वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे अपन? ECF। तो ECF की टोटल मात्रा कितनी हो गई? 12 लीटर। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ फ्लूइड। इस तरीके से एक एक फ्लूइड के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। फिर से रिवाइज कराऊं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? एक स्वस्थ अडल्ट इंसान में के शरीर में पाए जाने वाले पानी की मात्रा बता दो। आंसर है उसके शरीर के वजन का 60% पानी होता है। नियोनेट आए तो आंसर क्या देंगे आप? 70% होता है। इस 60% का डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह होता है, सेल के अंदर ICF और सेल के बाहर ECF। ICF कितना परसेंट होगा? 70% होगा। ECF कितना परसेंट होगा? 30% होगा। अच्छा, ECF कौन कौन से फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट है? सेल के बीच में भरा हुआ फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो 22% होगा। ब्लड वेसल में पाया जाने वाला फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, जो 6% है। और अदर फ्लूइड जिसमें आंखों में पाया जाने वाला, जॉइंट में पाया जाने वाला, ब्रेन स्पाइनल कोड में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। एक छोटा सा डाउट जो शायद कुछ साथियों के माइंड में चल रहा होगा, देखो कैलकुलेशन अपन ने की है, इंसान का वजन है 70 लीटर, 70 किलो। इंसान का वजन है 70 किलो, पानी की मात्रा है 40 लीटर। अच्छा, वैसे मैं आपसे पूछूं कि 70 किलो वाले इंसान में ब्लड कितना होगा? शायद 100% साथियों को पता है कि 70 किलो वाले इंसान में सर ब्लड की मात्रा 5 लीटर होती है। 70 किलो वाले इंसान में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। अच्छा, यहां एक पॉइंट आया है, यहां 70 किलो वाले इंसान की ब्लड वेसल में भरा हुआ फ्लूइड देखो। 70 किलो वाले इंसान की ब्लड वेसल में भरा हुआ फ्लूइड देखो, आंसर है लगभग 2.5 लीटर। यहां ऊपर आप आंसर दे रहे हैं कि 70 किलो वाले इंसान में सर 5 लीटर ब्लड होगा, और मैं आपको सिखा रहा हूं कि 70 किलो वाले इंसान की ब्लड वेसल में 2.5 लीटर फ्लूइड होगा। बताओ ये गड़बड़ी कैसे? देखिए, गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं 70 किलो वाले इंसान में कितना ब्लड होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 5 लीटर होगा। यहां मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं 70 किलो वाले इंसान में कितना बॉडी फ्लूइड होगा। ब्लड और बॉडी फ्लूइड में अंतर है। ब्लड में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड पोर्शन का नाम है ब्लड सेल, RBC, WBC, प्लेटलेट, अलग करो। लिक्विड पोर्शन का नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा में भी 8 से 10% तक सॉलिड होता है। अब इसको कैलकुलेट करो आप तो देखो सेम आंसर आएगा। 5 लीटर इंसान के शरीर में है ब्लड। वैसे एग्जैक्ट तो 55% प्लाज्मा होता है, बट आप 50-50% मान लो। 50% तो ब्लड सेल, 50% प्लाज्मा। 50% प्लाज्मा का मतलब कितना हो गया? 2.5 लीटर। सही तो है? 50% प्लाज्मा का मतलब क्या हो गया? 2.5 लीटर। ये तो ब्लड सेल हो गई, इनको तो अलग करना पड़ेगा। ये तो सॉलिड हो गए।
ये तो सॉलिड हो गया, अपन बॉडी फ्लूइड पढ़ रहे हैं। तो एक 70 किलो वाले इंसान में 2.5 लीटर प्लाज्मा होगा। इस प्लाज्मा में भी 10% तो सॉलिड मटेरियल होगा। प्लाज्मा प्रोटीन, एंटीबॉडी, विटामिन, बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, उनको अलग करो, और उनको अलग करेंगे तो इसका 90% निकालेंगे तो वही आंसर आएगा 2.4 लीटर। तो दोनों जगह सही है अपन, दोनों जगह सही है अपन। एक स्वस्थ इंसान में 70 किलो वाले इंसान में ब्लड की मात्रा बता दो 5 लीटर, बट वो ब्लड कहां पर बहेगा? ब्लड वेसल में। अब ये पूछा जाए कि ब्लड वेसल में फ्लूइड की मात्रा बता दो 2.5 लीटर, क्योंकि वहां केवल अपन प्लाज्मा को काउंट कर रहे हैं, ब्लड सेल को काउंट नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपका टोटल डिस्कस हो गया, आपको समझ में आ गया, और शायद इसमें से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया। अब घर पर बैठकर आप एक होमवर्क करें। आप सारे के सारे साथियों को आपका खुद का वजन पता है, खुद का वजन पता है तो सबसे पहले कैलकुलेशन करें आप। आपके अंदर आईसीएफ कितना है, आपके अंदर ईसीएफ कितना है, आपकी ब्लड वेसल में कितना फ्लूइड है और अदर फ्लूइड कितना है। आपके शरीर से ये कैलकुलेशन करनी है आपको, आपके शरीर से ये कैलकुलेशन करनी है आपको, और कैलकुलेशन का डाटा देखें और इससे मैच कराएं सही होता है कि नहीं। देखिए, इस बॉडी फ्लूइड का महत्व मैं आपको बता दूं। नॉर्मली जब भी कोई साथी पूछता है कि कितना वाटर है शरीर में, तो ये पता होता है कि हाँ 2/3 पानी है, बोले तो 60% पानी। अच्छा, फिर पूछे कि वो पानी कहां पर है, सबसे पहला आंसर ब्लड में है, ब्लड वेसल में। अच्छा, और कहां है? और आंखों में, इंट्राओकुलर। और कहां है? जॉइंटों में। अच्छा, और कहां पर है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ये पहले आंसर आते हैं। सोचो आप, आपके मेरे शरीर में जो वाटर है, उस वाटर में से 70% तो सेल के अंदर है, 70% तो सेल के अंदर है, 22% सेल के बीच में है, 22% सेल के बीच में है, केवल 6% ब्लड वेसल के अंदर है, 6% ब्लड वेसल के अंदर है, 2% अदर बॉडी फ्लूइड है जिनका अभी अपन नाम ले रहे हैं। आपसे व्यवहारिक तौर पर कोई पूछे तो आंसर आता है कहां है आपके शरीर में पानी? ब्लड वेसल में, ब्रेन में, आंखों में, जॉइंटों में। गौर करो, ये केवल और केवल कितना परसेंट है? 8%। कौन सा ऐसा वाटर है जिस पर अपना नॉर्मली ध्यान नहीं जाता? कौन सा ऐसा वाटर है जिस पर अपना नॉर्मली ध्यान नहीं जाता? सोचो, ये वाला 92%। 70% तो सेल के अंदर और 22% होगा सेल के बीच में। 70% सेल के अंदर और 22% सेल के बीच में होगा जिस पर अपना ध्यान नहीं जाता। जो बॉडी में फ्लूइड का लॉस होता है तो सारे फ्लूइड का लॉस होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं, कभी कभार अपने साथ भी हुआ होगा, अपन को फूड पॉइजनिंग हो गई और फूड पॉइजनिंग के बाद लगातार अपन को उल्टियां हो रही। अपन को फूड पॉइजनिंग हो गई और फूड पॉइजनिंग होने के बाद लगातार अपन को उल्टियां हो रही। गौर करो, देखो, लगातार उल्टी हो रही है, अपन ने खाना पीना बंद किया हुआ है। लगातार उल्टी हो रही है, खाना पीना बिल्कुल बंद है। 2 चम्मच पानी पीते हैं तो आधा गिलास उल्टी हो जाती है। कहां से आ रहा है शरीर में पानी? शरीर में पानी कहां से आ रहा है? कौन कौन से पानी का लॉस हो रहा है? गौर करो, इसको समझिए आप एग्जाम्पल से। उल्टी हो रही है कभी आपको, इसका सीधा सा मतलब है कि पानी शरीर से बाहर निकल रहा है, तो स्टोमक से आ रहा होगा। अच्छा, स्टोमक में कहां से आ रहा होगा? तो सीक्रेशन बढ़ गए होंगे। ब्लड वेसल के द्वारा ये जो फ्लूइड है ये ग्लैंड को पहुंचाया जा रहा है, वहां से सीक्रेशन बढ़ गए। इसका मतलब है ब्लड वेसल से भी फ्लूइड लीक हो रहा होगा, ब्लड वेसल से भी फ्लूइड लीक हो रहा होगा। अच्छा, जब ब्लड वेसल से फ्लूइड लीक होता है तो ब्लड वेसल में कहां से? बाहर से शिफ्टिंग हो रही होगी, बाहर से शिफ्टिंग हो रही होगी, बोले तो इंटरस्टिशियल आ रहा होगा। अच्छा, जब इंटरस्टिशियल का भी लॉस हो रहा है तो कहां से आ रहा होगा? इंटरस्टिशियल में, सेल के अंदर से आ रहा होगा, सेल के अंदर से आ रहा होगा। सोचो किस तरह का साइकिल चला। मुझे उल्टी हो रही है, मेरे स्टोमक से पानी बाहर आ रहा है। स्टोमक में कहां से आ रहा है? ब्लड वेसल से आ रहा है। अच्छा, ब्लड वेसल में कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है, बोले तो इंटरस्टिशियल से आ रहा है।
इंटरस्टिशियल में पानी फिर कहां से मिल रहा है? वो सेल के अंदर से मिल रहा है, आईसीएफ से मिल रहा है। इसलिए 2 4 5 वॉमिटिंग होने के बाद जब अपन स्किन का टर्गर चेक करते हैं, खींचते हैं, तो बहुत धीमे से वापस जाती है। बताओ, सेल के अंदर जो पानी था उसका भी लॉस हुआ, सेल के बीच में जो पानी था उसका भी लॉस हुआ, ब्लड वेसल में जो पानी था उसका भी लॉस हुआ। फिर अब आपको भर्ती करा के प्रायोरिटी पर आपको तेजी से आईवी फ्लूइड लगाते हैं, तेजी से आईवी फ्लूइड लगाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में सारे तरह के फ्लूइड का लॉस हो रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं या समझाना ये चाह रहा हूं कि नॉर्मली बोलचाल की भाषा में जब बात आती है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बताओ और वो पानी कहां कहां पर है, तो अपन केवल इस पर दिमाग लगाते हैं, जबकि वास्तविक या मेजर कंपोनेंट जो पानी है अपने शरीर में वो कहां कहां है? सेल के अंदर है, सेल के अंदर है और साथ में सेल के बीच में पाया जाता है। तो ये हो गई कैलकुलेशन अपने बॉडी फ्लूइड की। 2 तरह का बॉडी फ्लूइड हो गया, आईसीएफ हो गया, ईसीएफ हो गया। शायद भली भांति आप इस पर्टिकुलर पार्ट को समझ गए हैं, कैलकुलेशन करने में समर्थ हो जाएंगे। आगे बढ़ें आप, इसी में से कुछ और जानकारी लें। देखें, अपने बॉडी में 2 तरह के फ्लूइड हो गए, एक तो सेल के अंदर हो गया और एक सेल के बाहर हो गया। ये सेल है, ये सेल के अंदर हो गया और ये सेल के बाहर हो गया। जो सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड है उसको आईसीएफ बोल रहे हैं, इसको ईसीएफ बोल रहे हैं। आईसीएफ के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कायन होता है, आईसीएफ के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कायन होता है और उस पर्टिकुलर आयन का नाम है पोटेशियम। उस पर्टिकुलर आयन का नाम है पोटेशियम। जितने अमाउंट में ये सेल के अंदर ज्यादा होता है उतने ही अमाउंट में ये सेल के बाहर कम होता है, और सेल के बाहर पाए जाने वाले जितने भी फ्लूइड हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में एक आयन होता है, उस पर्टिकुलर आयन का नाम है सोडियम। तो सेल के बाहर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आयन कौन सा होगा? सोडियम। अब क्वेश्चन है, आईसीएफ में कौन सा आयन सर्वाधिक मात्रा में होता है? आईसीएफ में कौन सा आयन सर्वाधिक मात्रा में है? आंसर है पोटेशियम। ईसीएफ में कौन सा आयन सर्वाधिक मात्रा में है? आंसर है सोडियम। भले से इसके डाटा भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि अपना ब्लड प्लाज्मा या सीरम, ब्लड प्लाज्मा या सीरम, इनकी अपन बात करेंगे तो आपके मेरे ब्लड में सोडियम की मात्रा होती है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अच्छा, पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो होती है 3.5 से 5, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देखें, गौर कर लें आप, ब्लड के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ब्लड प्लाज्मा या सीरम की बात कर रहा हूं, तो ब्लड में सोडियम देखो 150 तक पहुंच रहा है और पोटेशियम देखो 3 और 5 पर अटका हुआ है। तो सेल के बाहर कौन सा आयन बहुआयात मात्रा में होगा? आंसर है सोडियम। और सेल के अंदर कौन सा आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा? आंसर है पोटेशियम। जब आपके मेरे ब्लड सीरम या प्लाज्मा में सोडियम की मात्रा 135 से कम हो जाती है तो अवस्था का नाम है हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया। और जब ये 145 से ज्यादा हो जाती है तो कंडीशन का नाम है हाइपरनेट्रीमिया। जब पोटेशियम की मात्रा आपके मेरे ब्लड में 3.5 से कम हो जाती है तो अवस्था का नाम है हाइपोकैलेमिया, और 5.1 से ज्यादा हो जाए तो अवस्था का नाम है हाइपरकैलेमिया। 4 अवस्थाएं बता रहा हूं मैं। सोडियम में 135 से कम हाइपोनेट्रीमिया, 145 से ज्यादा हाइपरनेट्रीमिया, पोटेशियम में 3.5 से कम हाइपोकैलेमिया, 5.1 से ज्यादा हाइपरकैलेमिया। कहां पर? ब्लड में। कहां पर इनकी मात्रा का कैलकुलेशन कर रहे हैं? ब्लड में। तो ये इनकी पर्टिकुलर मात्राएं हो गई। अब थोड़ा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी जान लें इनके बारे में आप। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी पर्सन में सीआरएफ हो गया,
पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं अपन, सीआरएफ हो। देखिए किडनी के डैमेज होने की दो अवस्थाएं होती हैं, सीआरएफ और एआरएफ। एआरएफ होता है रिवर्सिबल। एआरएफ का मतलब है किडनी ने काम करना बंद कर दिया है अभी किसी कारण से, आप डायलिसिस पे ले लो मरीज को, वापस से किडनी काम कर सकती है, दैट इज द एआरएफ। सीआरएफ का मतलब है सालों साल से, 2 4 5 साल से किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है, किडनी धीरे धीरे डैमेज हो रही है। किडनी को बनाने वाली यूनिट का नाम है नेफ्रॉन, किडनी को बनाने वाली यूनिट का नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं, अब एक बार डैमेज हो गए तो दोबारा से नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्रोनिक रीनल फेलियर इज ए इरिवर्सिबल कंडीशन। क्रोनिक रीनल फेलियर इज ए इरिवर्सिबल कंडीशन। सीआरएफ में चला गया इंसान। देखिए सीआरएफ वाली अवस्था में किडनी ने काम करना बंद कर दिया, एक ही इलाज है, या तो डायलिसिस कराते रहो या फिर रीनल ट्रांसप्लांट होगा। बट यहां नेफ्रॉन डैमेज हुए। व्हाट आर द नेफ्रॉन? किडनी को बनाने वाली सेल। किडनी को बनाने वाली सेल को बोलते हैं अपन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन डैमेज हो गए। सोचो सेल जब डैमेज हुई होगी तो सेल के डैमेज होने के बाद उसके अंदर से क्या बाहर निकला होगा? पोटेशियम। सेल जब डैमेज हुई होगी तो सेल के डैमेज होने के बाद कौन सा आयन बाहर निकला होगा? पोटेशियम। अच्छा, जब सेल डैमेज होने से पोटेशियम बाहर निकला तो ये पोटेशियम बाहर निकलकर कहां गया होगा? ब्लड वेसल में गया होगा। ये पोटेशियम बाहर निकलकर कहां गया होगा? ब्लड वेसल में गया होगा। ब्लड वेसल में जाने का मतलब है ये जो क्रोनिक रीनल फेलियर वाला मरीज है उसके ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ गई। बढ़ने का मतलब है मान सकते हैं आप 5.1 से ज्यादा हो गई होगी तो शरीर में कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई? शरीर में पैदा होने वाली इस पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं हाइपरकैलेमिया। इस कंडीशन को नाम देते हैं हाइपरकैलेमिया, जिसका जनरल सा मतलब है क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में डॉक्टर के द्वारा मरीज से कौन से आयन को अपनी डाइट में रेस्ट्रिक्टेड रखने की सलाह दी जाती है कि भैया ये वाली डाइट कम लेना। आंसर है पोटेशियम डाइट। आंसर है पोटेशियम डाइट। क्यों सलाह दी जाती है? पोटेशियम तो पहले ही शरीर में ज्यादा है। अच्छा, कहां से आया पोटेशियम? नेफ्रॉन के डैमेज होने से आया। नेफ्रॉन जब डैमेज हुए तो सेल के अंदर से क्या बाहर निकलेगा? पोटेशियम, और इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ेगी। तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसका आंसर मिल रहा है। क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सा आयन हमेशा ज्यादा मात्रा में रहता है? आंसर है पोटेशियम। देखिए डायलिसिस जब करते हैं, डायलिसिस के केस में बाहर जो मशीन होती है हीमोडायलिसिस की, उसमें 3 चीजों को छानते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं जिनको छानते हैं? उनका नाम है यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिया, क्रेटिनिन और पोटेशियम। यूरिया, क्रेटिनिन और पोटेशियम, इनको छाना जाता है क्योंकि पोटेशियम की मात्रा हमेशा ज्यादा होती। जब मैंने क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारे साथी इसका आंसर सोडियम भी लगा रहे थे। हां, सोडियम भी नहीं देते। इंसान की किडनी खराब है तो किडनी बीपी को भी मैनेज करती है। आप सोडियम खिलाएंगे तो बीपी बढ़ेगा, तो सोडियम भी अपन थोड़ा बहुत कम देते हैं। बट सोडियम और पोटेशियम दोनों अलग अलग आ जाएं और क्वेश्चन पूछा जाए क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सा आयन कतई ही नहीं देंगे, तो पहला आंसर आपको देना है पोटेशियम। क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस सामान्यतः डेवलप हो जाएगा? आंसर देना है हाइपरकैलेमिया। ये पहली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी, शायद समझ में आ गई होगी। कम ऑन टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 के अंदर अपन बात करेंगे, ये मैं किसी साथी के लिए या अपनी स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करके आया। ये ब्लड बैग है, इसके अंदर मेरा ब्लड भरा हुआ है, मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। 300 ml ब्लड इसमें मैंने डोनेट कर दिया। ये इसमें ब्लड है। सबसे पहले तो ये बताओ, मेरा ब्लड शरीर से बाहर निकालकर इस थैले में डाला गया, इस बैग में डाला गया, क्या ये जम जाएगा? क्या ये जम जाएगा? सभी का आंसर है नहीं सर, ये नहीं जमेगा क्योंकि इसमें सिट्रेट मिला हुआ है।
नहीं सर ये नहीं जमेगा क्योंकि इसमें सिट्रेट मिला हुआ है, 30 से 50 ml इसमें सिट्रेट मिला हुआ है। व्हाट इज द सिट्रेट? इट इज ए एंटीकोगुलेंट। व्हाट इज द सिट्रेट? इट इज एन एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट है। अच्छा, कैसे काम करता है ये एंटीकोगुलेंट का? ये ऐसे काम करता है कि यह मेरे इस ब्लड में से कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा। यह मेरे इस ब्लड में से कैल्शियम को कैप्चर कर लेगा, सारे कैल्शियम को पकड़ लेगा और कैल्शियम सिट्रेट बना देगा। और शायद आपको सभी को नॉलेज होगी कि कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम इज ए क्लॉटिंग फैक्टर। बिना कैल्शियम के ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये मेरा ब्लड नहीं जमेगा। इसको 35 दिन तक स्टोर रखा जा सकता है। हाँ, 35 दिन तक कोई लेने नहीं आया तो इसको फेंक दिया जाएगा। क्या है इस ब्लड में? प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, सब कुछ है इस ब्लड में। बट क्या नहीं है इस ब्लड में? कैल्शियम। क्या नहीं है इस ब्लड में? कैल्शियम। कैल्शियम को बांध लिया गया है किसके द्वारा? सिट्रेट के द्वारा। ये मेरा ब्लड जो मैं आज डोनेट करके आया, इस ब्लड को 2 दिन बाद कोई रिसीवर मिला, इस भैया को ब्लड की जरूरत थी, इसको लगाना पड़ा। 2 दिन बाद इसको ब्लड लगाना पड़ा। 1 यूनिट लगा दिया, काम नहीं चला। दूसरा यूनिट लगा दिया, तीसरा यूनिट भी लगा दिया। 3 यूनिट ब्लड इन भैया को लगा। जो ब्लड इन भैया के शरीर में जा रहा है, इसमें सब कुछ जा रहा है। आरबीसी जा रही है, डब्ल्यूबीसी जा रही है, प्लेटलेट जा रही है, प्लाज्मा जा रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन जा रहा है। बट क्या कैल्शियम जा रहा है? नहीं जा रहा। अब एक आध दो सोच रहे होंगे आप कि नहीं सर जा रहा है। नहीं, वो सिट्रेट से बंध गया, ये टूटेगा नहीं, किडनी से एलिमिनेट हो जाएगा। यह कैल्शियम यूजेबल नहीं होगा। तो इसमें 3 लीटर ब्लड का मतलब लगभग 900 ml, 1000 ml या 1 लीटर ब्लड अपन ने दे दिया। 1 लीटर ब्लड में सब कुछ गया, बट इसमें कैल्शियम नहीं गया। अब आप सोचो, इस इंसान के शरीर में अब आप ब्लड सैंपल लेकर कैल्शियम की जांच कराएं तो नॉर्मल आएगी या कम आएगी? आपने इसको ब्लड तो दिया, बट कैल्शियम रहित ब्लड दिया। कैल्शियम रहित ब्लड दिया तो 3-4 यूनिट ब्लड लगाने के बाद इस इंसान के शरीर में डेवलप हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। इस इंसान के शरीर में डेवलप हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। तो किसी भी इंसान में यदि आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, 1, 2, 3, 4 यूनिट ब्लड यदि किसी इंसान को देते हैं तो इंसान के शरीर में क्या डेवलप हो सकता है? आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। आज मैं ब्लड दे रहा हूं, परसों इसको लगाया, बट यहां एक और क्वेश्चन बनेगा। ये जो मेरा ब्लड था, ये 24 दिन तक रखा हुआ रहा, कोई रेसिपिएंट नहीं मिला। 24 दिन बाद कोई इंसान आया, उसको अपन ने ये वाला ब्लड दे दिया और उसने अपने रेसिपिएंट को ये ब्लड लगवा दिया। 24 दिन में आप गौर करो क्या स्थिति डेवलप हो गई। प्लेटलेट का जीवन काल 5 से 8 दिन, 24 दिन बाद दे रहे हैं, इसका मतलब सारी प्लेटलेट मर गई। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 8 से 10 दिन, सारी डब्ल्यूबीसी मर गई। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, बट कुछ पुरानी भी तो होंगी, 10, 20, 30, 40% आरबीसी भी मर गई। बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वाटा क्या है ये? अपन बात करें, दे ऑल आर सेल, और सारी सेल नष्ट हो गई। आरबीसी थोड़ी बहुत नष्ट हुई, डब्ल्यूबीसी तो सारी नष्ट हो गई, और प्लेटलेट भी सारी नष्ट हो गई, उनका तो जीवन काल ही इतना है। इसका मतलब है इसके अंदर 24 दिन तक रखा रहा तो सेल नष्ट हो गई। सोचो, वही पुरानी वाली बात, सेल नष्ट हुई तो क्या बाहर निकला? पोटेशियम। सेल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा मात्रा में है? पोटेशियम। सोचो आप, 24 दिन बाद जब इस रखे हुए ब्लड में बहुत सारी सेल नष्ट हुई तो इस ब्लड में कौन से आयन की मात्रा ज्यादा हो गई? आंसर है पोटेशियम की मात्रा। कौन से आयन की मात्रा ज्यादा हो गई? आंसर है पोटेशियम की मात्रा। अब ये 24 दिन बाद यही ब्लड यदि किसी इंसान को लगाया जाए, बताओ, एक तो कैल्शियम कम जा रहा है, इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिया तो होगा ही होगा।
बट गौर करो पुराना ब्लड है, पोटेशियम ज्यादा जा रहा है, तो इंसान के शरीर में एक और कंडीशन डेवलप हो जाएगी और उस कंडीशन का नाम है हाइपर कैलेमिया। कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? आंसर है हाइपर कैलेमिया। तो देखें यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे, गौर करें, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ऑप्शन के अनुसार आंसर देना। किसी भी इंसान में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन सी अवस्था डेवलप होगी? मैसिव का मतलब है 2, 3, 4 यूनिट। हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। सीधा सा आपको आंसर देना है, आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। शरीर में कैल्शियम कम हो जाएगा। ईएसआईसी में, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पर यह भी ऑप्शन में था, यह भी ऑप्शन में था। सीधा सा क्वेश्चन था, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शरीर में पैदा होने वाली अवस्था है, आंसर गया था हाइपोकैल्सीमिया। क्यों होगा हाइपोकैल्सीमिया? इंसान को जो ब्लड आप लगा रहे हो सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, बट कौन सा चीज नहीं जा रही? कैल्शियम। क्यों नहीं जा रहा भैया? सिट्रेट ने बांध लिया। सिट्रेट एक एंटीकोगुलेंट है जो इस ब्लड बैग में मिला हुआ है, इसका मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। आगे बढ़े आप। यदि क्वेश्चन आता है रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, गौर से सुने, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पैदा होने वाली अवस्था का नाम बताओ। ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ऑप्शन ए हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी ए और बी बोथ, ऑप्शन डी हाइपरकैल्सीमिया। द करेक्ट आंसर इज ए या सी या बी? आंसर इज सी। बोले तो 24 दिन पुराना ब्लड आप इंसान में लगाओगे तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, साथ में ये भी हो जाएगा। पहले ऑप्शन में ये है, दूसरे में ये है और तीसरे में ए और बी बोथ है, तो आंसर बोथ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में ये 4 अलग अलग हों और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, फिर से सुने, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोज, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोज हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, अब आपका परफेक्ट आंसर होगा हाइपरकैलेमिया। क्वेश्चन विशेष तौर से रीस्टेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है पुराने ब्लड से क्या होगा। ये तो हर एक ब्लड से होगा, क्वेश्चन कह रहा है पुराने ब्लड से क्या होगा, तो पुराने ब्लड से होगा हाइपरकैलेमिया। तो देखिए क्वेश्चन फिर से सुने, किसी भी इंसान में मैसिव ब्लड लगा दोगे तो शरीर में जिसको लगा रहे हो उसमें कौन सी अवस्था डेवलप होगी? हाइपोकैल्सीमिया। पुराना ब्लड लगाने से क्या हो जाएगा? आंसर है हाइपरकैलेमिया। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सा आयन डाइट में बंद कर देंगे? पोटेशियम। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले मरीज के शरीर में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। और भी होते हैं, और भी होते हैं जो सर आपको पढ़ा देंगे, बट जो अभी अपन बात कर रहे हैं वो सेल के अंदर आयन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अभी के लिए ध्यान रखना है हाइपरकैलेमिया। तो ये शायद सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब हो गया। इस पूरे चार्ट के अंदर मैं आपको रिवाइज करा के बताऊं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। पॉइंट नंबर 1, आईसीएफ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आयन होगा? आंसर इज पोटेशियम। ईसीएफ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा आयन होगा? आंसर इज सोडियम। अब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर, सलाइवा में कौन सा आयन ज्यादा होगा? सोडियम या पोटेशियम? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा आयन ज्यादा होगा? सीएसएफ में कौन सा ज्यादा होगा? इंट्राओकुलर में कौन सा ज्यादा होगा? बताओ, सभी का एक ही आंसर देंगे आप, क्या? सोडियम, बिकॉज दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ईसीएफ, और ईसीएफ में सोडियम ज्यादा। फिर मैंने इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताई, उससे पहले मैंने 2 आयनों की वैल्यू बताई अपने ब्लड में। आपके मेरे ब्लड में, प्लाज्मा में या सीरम में सोडियम की मात्रा बता दो। 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम की मात्रा बता दो, 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। हाइपोनेट्रीमिया बता दो, 135 से कम होना। हाइपरनेट्रीमिया बता दो, 145 से ज्यादा होना। हाइपोकैलेमिया बता दो, 3.5 से कम होना।
हाइपर कैलेमिया बता दो 5.1 से ज्यादा हो। फिर मैंने आपको क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में पढ़ाया, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सा आयन ब्लड में ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है? आंसर है पोटेशियम। क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज को डाइट में कौन सा आयन आप नहीं देना चाहेंगे? आंसर है पोटेशियम। क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज के ब्लड में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पैदा हो जाएगा? आंसर है हाइपरकैलेमिया। बता दिया, क्रोनिक रीनल फेलियर होगा तो नेफ्रॉन डैमेज होंगे। व्हाट इज द नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज ए सेल। सेल टूटेगी तो उसमें से क्या बाहर आएगा? पोटेशियम। और पोटेशियम बाहर आएगा तो कहां जाएगा? ब्लड में, और ब्लड में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये तो पहली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई। जो अपन डायलाइसिस करते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? यूरिया को छान लो, क्रेटिनिन को छान लो, साथ में पोटेशियम को भी छान लो, क्योंकि पोटेशियम की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगला वर्ड है, किसी भी इंसान को 2, 3, 4 यूनिट ब्लड देना या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से शरीर में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? आंसर आपको समझ में आ रहा है, आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। क्यों डेवलप होगी भैया? क्योंकि जब आप 4 यूनिट ब्लड इंसान में लगा रहे हो तो उस ब्लड में सब कुछ जा रहा है। 4 यूनिट ब्लड लगा रहे हो तो उस इंसान में सब कुछ जा रहा है, बट कैल्शियम नहीं जा रहा, क्योंकि कैल्शियम को किसने बाउंड कर दिया? कैल्शियम को किसने बाइंड कर दिया है? आंसर है सिट्रेट ने बाइंड कर दिया है। तो इसलिए हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, पुराना ब्लड लगाने से शरीर में कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? आंसर है हाइपरकैलेमिया। पुराने ब्लड का मीनिंग होगा, पुराना ब्लड यदि आप लगाते हैं तो उसमें WBC सारी नष्ट हो गई, प्लेटलेट सारी नष्ट हो गई, थोड़ी बहुत आरबीसी भी नष्ट हो गई, तो पोटेशियम बाहर निकला होगा और ब्लड में पोटेशियम बढ़ गया। अब ये ब्लड किसी इंसान को लगाएंगे तो उसके शरीर में भी पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। कल जब अपन ने लेक्चर स्टार्ट किया था तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया था और उसी के साथ अपन इसको खत्म करना चाहेंगे। उन्हीं क्वेश्चनों के साथ अपन इनको खत्म करना चाहेंगे। ये ऑप्शन कल लिखे हुए थे बोर्ड पर और आपसे 8-10 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उनका जवाब आपने दिया था। कुछ एक ने सही सोचा होगा, कुछ एक ने गलत सोचा होगा। जवाब जान लेते हैं अपन। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर शरीर में पाए जाने वाले बॉडी फ्लूइड या पानी की मात्रा होगी। ये ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द राइट आंसर? वो तो ने कल भी सही दिया होगा। राइट आंसर इज 60% होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक नियोनेट के अंदर शरीर में पाए जाने वाले पानी की मात्रा बता दो। नियोनेट पूछ रहा है, आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर आएगा 70%। क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपसे पूछा था, बॉडी में जो टोटल बॉडी फ्लूइड होता है उसमें से आईसीएफ की मात्रा कितनी होती? आईसीएफ की मात्रा होती है 70%। क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी में पाए जाने वाले टोटल फ्लूइड में ईसीएफ की मात्रा बता दो। आंसर आपके सामने है, आंसर है 30%। चारों क्वेश्चनों का जवाब मिल गया। एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, साइटोप्लाज्म के अंदर कितना प्रतिशत वाटर होता है? साइटोप्लाज्म में कितना प्रतिशत वाटर होता है? आंसर शायद पहले बता चुका हूं। कितना परसेंट होगा? 70%। इसी को तो ईसीएफ बोलो, आईसीएफ बोल रहे हैं। व्हाट इज द आईसीएफ? सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड, तो इसी को आईसीएफ बोल रहे हैं। आंसर होगा 70%। आगे बढ़े आप। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सा आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है? आईसीएफ में। आंसर आपको मिल रहा है इन ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 5, आईसीएफ में कौन सा आयन ज्यादा मात्रा में होगा? पोटेशियम। ईसीएफ में कौन सा आयन बहुत ज्यादा मात्रा में होगा? सोडियम। आंसर है सोडियम। अगला क्वेश्चन, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन से आयन को डाइट में नहीं देना चाहोगे? कौन से आयन को डाइट में नहीं देना चाहोगे? आंसर है पोटेशियम।
अगले क्वेश्चन पर आए आप। क्वेश्चन नंबर 8, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले मरीज में कौन सी अवस्था डेवलप हो जाती है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस डेवलप हो जाता है? क्रोनिक रीनल फेलियर की बात कर रहा हूं। आंसर है हाइपरकैलेमिया। आंसर है हाइपरकैलेमिया। क्वेश्चन नंबर 9, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शरीर में पैदा होने वाली अवस्था है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद शरीर में पैदा होने वाली अवस्था है, बहुत ज्यादा 2-4 यूनिट ब्लड दे दिया तो क्या पैदा हो जाएगा? इन्हीं ऑप्शन में से आंसर ढूंढे तो हाइपोकैल्सीमिया। आंसर इज हाइपोकैल्सीमिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पैदा होने वाला इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। ओल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पैदा होने वाला इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है। आंसर फिर आपके सामने है ओल्ड ब्लड, WBC नष्ट, प्लेटलेट नष्ट, बहुत सारी RBC नष्ट। क्या बाहर आया? पोटेशियम। ब्लड में क्या बढ़ा? पोटेशियम। ये ब्लड किसी को लगा दो, उसके शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। बोले तो आंसर इज हाइपरकैलेमिया। तो 10 क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछे थे। टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको भली भांति मिल गया और शायद आगे भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये पहला आपका चैप्टर होता है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड। दोनों कंपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो इस लेक्चर से सीखने वाली बात यह है कि जिंदगी में जब भी अपन मरीज के बारे में इमरजेंसी की बात करते हैं तो इमरजेंसी में पहली चीज वो एयर होती है, बोले तो ऑक्सीजन होती है, और दूसरी चीज बॉडी फ्लूइड होता है। इसलिए अपन प्रायोरिटी पर सबसे पहले तो ऑक्सीजन लगाते हैं और उसके बाद अपन उसको IV फ्लूइड देते हैं। आपने देखा हर भर्ती मरीज में IV फ्लूइड लगाना पड़ेगा। और IV फ्लूइड 92% ऐसा है जिसको अपन नॉर्मली नहीं मानते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। 70% तो ICF है और 22% होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सारे के सारे क्वेश्चन हो गए जितने भी मैंने पूछे हैं। 10 में से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको भली भांति समझ में आ गया। तो आज के अभी के लिए इतना ही।